विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण का आशय मानवीय क्रियाकलापों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास की अवस्था से है। यदि पर्यावरण प्रदूषण की यह स्थिति लंबे समय तक चलती रही तो प्रकृति के विभिन्न घटकों का अवनयन होने लगता है। पर्यावरण अवनयन किसी भी क्षेत्र अथवा प्रदेश में प्राकृतिक और मानवीय कारकों से पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक अवनयन दोनों ही जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, धरातलीय दशाओं और मानव निर्मित सामाजिक अवयवों पर प्रभाव डालते हैं। इसके द्वारा न केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की गुणवत्ता में कमी उत्पन्न होती है, अपितु उनका विलोपन भी हो सकता है। आई.ई. डॉसमैन ने 1974 में पर्यावरण को प्रदूषण को परिभाषित किया था। इनके अनुसार पर्यावरण प्रदूषण वह परिस्थिति है जब पर्यावरण के विभिन्न तत्व व ऊर्जा एक ही स्थान पर इतनी अधिक मात्रा में संग्रहित हो जाते हैं कि वे पारितंत्र में समुचित रूप से समायोजित नहीं हो पाते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा मीथेन गैस का एक ही स्थान पर इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना कि वह वायुमंडल में पूर्ण रूप से मिश्रित न हो सके और उस स्थान विशेष पर एकत्रित रहने के कारण मनुष्य और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो जाए। इसी प्रकार डिक्सन ने 1972 में प्रदूषण को परिभाषित करते हुए बताया कि पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य और पालतू पशुओं के समस्त इच्छित और अवांछनीय कार्यों से उत्पन्न वह प्रभाव है जिससे संसाधनों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद ने पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तन जो मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के रूप में ऊर्जा के विमोचन से उत्पन्न होते हैं, उसे प्रदूषण कहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रदूषण की समस्या मूलतः मानव जनित है। यद्यपि प्राकृतिक रूप से भी वायु और जल में विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, किंतु वे प्राकृतिक संतुलन द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे मीथेन गैस की उत्पत्ति सड़ी गली वनस्पति और प्रदूषित तालाबों में प्राकृतिक रूप से होती है, किंतु यह पवनों द्वारा विशाल क्षेत्र में फैला दी जाती है। इसके गंभीर परिणाम नहीं हो सकते। इसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि विषैली गैसें किसी विशेष स्थान पर केंद्रित नहीं होती और वायुमंडल के विस्तृत भागों में फैलने से इनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। भारत जैसे प्राचीन देश में स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राक ऐतिहासिक काल से ही विशेष बल दिया जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में वनों का संरक्षण, जीव जंतुओं की हत्या पर प्रतिबंध, उपभोक्ता वस्तुओं के आवश्यकता से अधिक के संकलन पर निषेध, सामाजिक स्वास्थ्य आदि बातें विशेष महत्व की रही हैं। प्राचीन काल में जनसंख्या भी कम थी, इसलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच समुचित संतुलन बना हुआ था। आबादी के बढ़ने से आधारभूत प्राकृतिक संपदाओं का दोहन बेतहाशा होने लगा। इससे न केवल प्राकृतिक संपदा की कमी उत्पन्न होती है, बल्कि संसाधनों से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ भी अधिक मात्रा में विस्तृत होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण उत्पन्न होता है
और उन्हें आसपास विसर्जित करने से उस क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक प्रदूषण का मुख्य प्रभाव वायु, जल और मिट्टी पर पड़ता है। ये तीनों घटक संपूर्ण जैव जगत का आधार है। प्रदूषित वायु व जल का सेवन करने से मनुष्य और सभी जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात में कुछ गैसों का समावेश है। किसी भी गैस की मात्रा को घटा बढ़ा दिया जाए तो परिणाम पर्यावरण प्रदूषण ही कहलाएगा। यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो मनुष्य और जीव जगत के लिए उसके भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रकृति द्वारा दिए गए आधारभूत संसाधनों का ज्यों का त्यों रहने दिया जाए और प्रकृति के मानवीकरण से पारिस्थितिकी में अनेक परिवर्तन होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाले, जिससे वह अन्य वनस्पति जीव जंतुओं की भांति प्रकृति का से समावेश स्थापित कर सके। सामान्यतः प्रदूषण का बोध हमें दैनिक जीवन में ही हो जाता है। गलियों में बेतरतीब फैला सड़ा हुआ कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं और दुर्गंध युक्त जल, चीनी मिलों के पास दुर्गंध युक्त वायु और कचरा घरों के समीप प्लास्टिक की थैलियां इत्यादि सभी को दिखाई देते हैं, जो प्रदूषण के स्थानीय कारक हैं। आज के युग में प्रदूषण का खतरा परमाणु अस्त्र शस्त्र के निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों के विवेकहीन निस्तारण से भी है। संपूर्ण पृथ्वी के प्रदूषण रहित पर्यावरण की संकल्पना सबसे पहले स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, वहाँ पर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया, जिसमें 80 देशों ने यह इच्छा प्रकट की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके 20 वर्ष बाद 1992 में रायो दी जेनेरो, ब्राज़ील में पर्यावरण संकट को लेकर विश्व के शीर्ष नेताओं ने शिखर सम्मेलन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सोचे गए कार्यों के क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। यह एक साहसिक कदम था जिसमें उपभोक्तावाद को कम करने, जीवाश्मीय ऊर्जा के उपभोग में कटौती करने, रासायनिक उपयोग की वस्तुओं का उपयोग कम करने आदि मुद्दों पर सर्वसम्मति जाहिर की गई। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए दिसंबर 2003 से एक राष्ट्रीय स्वच्छ विकास व्यवस्था प्राधिकरण कार्य कर रहा है। यह प्राधिकरण पुनर्उपयोगी ऊर्जा, नगरीय कचरे का निस्तारण, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, लघुपन बिजली व ऊर्जा निपुणता के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देता है। आज विश्व के सभी राष्ट्र ये स्वीकार करते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए कारगर कदम उठाना अपरिहार्य है, अन्यथा मानव जाति स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदूषण का वैज्ञानिक मापन किया जाए, जिससे प्रदूषण के स्रोतों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसके लिए वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तर निश्चित कर दिए गए हैं। इन निश्चित स्तरों की सीमा लांघने पर मनुष्य और समस्त जैवमंडल के लिए पर्यावरण असहनीय बन जाता है और सर्वत्र पारिस्थितिकीय अवनयन हो जाता है। ये अब प्रदूषण के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें। इसमें पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार की गैसों से होता है। उन गैसों के सहन करने की सीमा के उच्चतम स्तर से अधिक गैस यदि वायुमंडल में हो तो वह सहन करने योग्य नहीं होती।
ठोस महीन कार्बन कणों की 75 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मात्रा मानव सहनशील कर सकता है। ये महीन कण ईंधन जलाने वाहनों से निकलने वाले धुआं, तापीय विद्युत ग्रहों से निकलने वाली धुआं से अधिक होते हैं। यदि इनकी मात्रा 280 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो जाती है तो मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। वायु में इन महीन कणों की मात्रा यदि 875 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो जाए तो मानव जीवन असंभव होगा। वायु प्रदूषण करने वाली दूसरी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी मानव की सहनशीलता 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यदि यह मात्रा बढ़कर 210 हो जाए तो मनुष्य का दम घुटने लगता है और गला रुंध जाता है। इस गैस की अधिक उत्पत्ति लोहा इस्पात और तांबा शोधन केंद्रों के पास होती है, क्योंकि लोहे और तांबा खनिज में गंधक का अंश अधिक होता है। तीसरी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक दम घोटू गैस है वायुमंडल में, जिसकी मात्रा औसत से अधिक होने पर तत्काल मृत्यु हो सकती है। सामान्यतः इसकी मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होती है, परंतु 10 माइक्रोग्राम तक मनुष्य 8 से 10 घंटे तक सहन कर सकता है। यह मात्रा 46 माइक्रोग्राम हो जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अधिकांशतः इस गैस की उत्पत्ति कोयले की अंगीठियों से होती है, जिसमें यह गैस वायु से संपर्क कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और वायुमंडल की निचली परतों में विद्यमान रहती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अन्य जहरीली गैस है, जिसकी मनुष्य के लिए सहन क्षमता 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ये गैस भी सांस के लिए साथ फेफड़ों में जाने पर जलन और उत्तेजना पैदा करती है, जिससे सांस रुंध जाता है। इस गैस की मात्रा 3000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति अधिकांशतः कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्मी ईंधनों के जलाने पर तथा लोहा, तांबा, जस्ता जैसी धातुओं के शोधन केंद्रों के पास होती है। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का ही एक प्रतिरूप है, जो पराबैंगनी किरणों को सोखता है। सामान्यतः इस गैस की परत 30 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु यह गैस मनुष्य और जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया में बाधक है। अतः यदि यह गैस समताप मंडल से निचले वायुमंडल में आ जाए, धरातल पर जीवन संभव नहीं होगा। सामान्यतः 1 घंटे की अवधि तक ओजोन गैस में के 235 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की मात्रा मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा में होती है। यदि यह मात्रा बढ़कर 1000 हो जाए तो मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के मरने का भय है। इस गैस की उत्पत्ति सामान्यतः रेफ्रिजरेटर, एसी और अन्य वातानुकूलित करने वाले संयंत्रों से होती है। हाइड्रोकार्बन गैसों में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन आदि शामिल हैं। सामान्यतः ये सभी गैसें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज कोयले में मिलती हैं। इनके अलावा ये गैस सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में कार्बन के विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। इसलिए इनकी उत्पत्ति जीवाश्मीय ईंधन को जलाने पर तथा जीव जंतु और पेड़ पौधों के गलने सड़ने से होती है। इन सभी गैसों की उत्पत्ति स्थान पर दुर्गंध आती है, जिससे इनकी प्रदूषण का पता चलता है।
सामान्यतः हाइड्रोकार्बन गैसों द्वारा प्रदूषण की उच्चतम सीमा 3 घंटे तक मानी गई है। इतने अल्प समय में भी इनकी मात्रा 160 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी मात्रा के बढ़ जाने पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और आदमी मर भी सकता है। सभी प्रकार की विषैली गैसें मनुष्य और जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। जब इनकी मात्रा मनुष्य की सहनशीलता से अधिक हो जाती है तो शरीर पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव सांस संबंधी रोगों के रूप में दिखाई देने लगता है और मनुष्य की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। यदि ये विषैली गैसें वायुमंडल की ऊपरी परतों में अधिक समय तक छाई रहती हैं तो इनसे अम्ल वर्षा भी हो सकती है, जो जल स्रोतों और मिट्टी को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक दोहन है। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का उपयोग दिनों दिन बढ़ता गया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन गैसों जैसे विषैली गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है, इसलिए इस गैस का शोषण महासागरों में होता है, जो भूमंडल के 71% भाग को घेरे हुए हैं। फिर भी पिछली एक शताब्दी में वायुमंडल में इस गैस की मात्रा 0.03% से बढ़कर 0.035% हो गई है। इस गैस की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ने लगता है और तापमानों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि कारखानों से निकलने वाले धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पृथक कर पानी में घोल लिया जाए और उस आम्लिक जल का उपयोग विभिन्न प्रकार के लवण व रसायन बनाने में किया जाए। वायु प्रदूषण का दूसरा मुख्य कारक पेट्रोलियम पदार्थों का जलना है। ये पदार्थ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, मोबिल ऑयल आदि के रूप में जलाए जाते हैं। इनका उपयोग स्वचालित वाहनों और भारी मशीनों को चलाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से हाइड्रोकार्बन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि स्वचालित वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं।